दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर और बीरबल की नई और बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, दरबार में बैठे दरबारियों से बादशाह अकबर ने सवाल कर दिया, किसी को मालूम है सबसे अधिक सफेद कौन है? दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक दरबारी बहुत सोचने और बहुत सिर मारने के बाद बोला, बर्फ जहांपना। दूसरे दरबारी ने कहा, हुजूर कपास। तीसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह दूध। सबने अपनी अपनी सोच व बुद्धि के अनुसार सफेद वस्तुओं के नाम बताए। अधिकांश दरबारियों ने कपास और दूध को ही सबसे अधिक सफेद माना। बादशाह अकबर भी इससे काफी कुछ हद तक सहमत थे, लेकिन बीरबल सबसे अलग थलग थे और अभी तक समझ नहीं सके थे कि सबसे अधिक सफेद चीज क्या हो सकती है। बीरबल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, जहांपनाह, मेरी नजर में तो सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक सफेद और चमकीला होता है। वह घोर अंधकार में भी साफ दिख जाता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो? हाँ मेरे मालिक, लेकिन मुझे अपनी बात को साबित करने के लिए 24 घंटे का समय चाहिए। बीरबल के यह कहने पर शहंशाह ने उन्हें 24 घंटे का समय दे दिया। दूसरे दिन दोपहर में बादशाह अकबर आराम फरमा रहे थे। बीरबल एक बर्तन में दूध और 5-6 कपास के खिले हुए फूल कमरे के दरवाजे पर रखाए। कमरा चारों तरफ से बंद था और सूरज की रोशनी के अंदर जाने के लिए कोई भी खुली जगह नहीं थी। बीरबल ने यह काम छुपकर गुप्त तरीके से किया था। आराम करने के बाद शहंशाह जैसे ही उठकर दरवाजे के पास आए, उनके पैर की ठोकर लगते ही दूध का बर्तन उलट गया और सारा दूध फर्श पर फैल गया। दरवाजा खुलते ही सूरज के प्रकाश से कमरा भर गया और शहंशाह अकबर को दरवाजे के पास कपास के फूल और एक बर्तन देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह कमरे के बाहर आ गए। बीरबल कुछ दूरी पर नजर आ गए। शहंशाह समझ गए कि इन सब के पीछे बीरबल का हाथ है। बादशाह आगे बढ़ते हुए बोले, बीरबल, यह सब करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आप भूल गए। कल आपने ही तो कहा था कि अपनी बात साबित करके दिखाओ। आज मैंने आपके उसी आदेश का पालन किया है। हुजूर, मैंने अपनी बात को साबित कर दिया है। जहांपनाह, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन तीनों में से सबसे अधिक सफेद और चमकीला कौन है। दूध और कपास को मैंने यहाँ इसलिए रखा कि उनकी सफेदी पर किसी को भी शक नहीं है। फिर भी आपने इन्हें नहीं देखा। जहांपनाह, अब तो आपको यह मानना ही होगा कि सूरज का प्रकाश ही सबसे अधिक सफेद, उज्ज्वल और चमकीला है, क्योंकि आपने जैसे ही दरवाजा खोला सूरज का प्रकाश अंदर फैल गया और आपको सब चीजें नजर आने लगीं। बादशाह अकबर यह सुनकर और देखकर मुस्कुराए। फिर दरबार में आकर सबको बताया कि बीरबल का ही जवाब सही है। सबसे अधिक सफेद और चमकीला सूर्य का प्रकाश ही है। फिर तो दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और बादशाह ने बीरबल को मोतियों की एक माला भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। दोस्तों, कहानी को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, शहंशाह अकबर एक रोज दरबार में आए तो वह सबको बहुत ही गमगीन मुद्रा में दिखे। दरबारियों ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, अब यह बेचैनी और उदासी तो बीरबल ही दूर कर सकते हैं। इसी बीच बीरबल दरबार में आ गए। जहांपनाह ने बीरबल को गौर से देखा और कहा, बीरबल, शायद तुम मेरी समस्या सुलझा सको। इस प्रश्न में पूरे राज्य की समस्या छुपी हुई है। बताओ, घर कैसे लुटा और बैल कैसे घायल हुआ? बीरबल के लिए कोई भी सवाल कठिन नहीं होता था। वह शीश नवाकर बड़े अदब से बोले, जहांपनाह, जुआ नहीं हटा था। तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल, साफ साफ बताओ, अकबर ने कहा।
जहां पनाह जुआ खेलना नहीं रोका गया तो घर लुट गया, और बैल की गर्दन से जुआ नहीं हटाया गया तो बैल घायल हो गया, बीरबल ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। शहंशाह अकबर बहुत ही खुश हुए और उसी समय उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में कोई भी जुआ नहीं खेलेगा, जो जुआ खेलते पकड़ा जाएगा उसे दंडित किया जाएगा। इससे पूरे राज्य में अमन चैन स्थापित करने में बादशाह को काफी सहायता मिली। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, दरबार लगा हुआ था। शहंशाह दरबारियों से राज्य के हालात पर बातचीत कर रहे थे। इतने में एक औरत हवा के झोंके की तरह चीखती चिल्लाती हुई दरबार में आ गई। शहंशाह अकबर सहित दरबारी भी चौंक गए। एक दरबारी ने उस औरत को देखते हुए पूछा, क्या परेशानी है? तुम बदहवास सी इतना दुखी होकर क्यों रो रही हो? वह औरत बोली, मेरी पड़ोसिन ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया है। बादशाह अकबर ने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस पड़ोसिन को पकड़कर फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। सैनिकों ने पड़ोसिन को दरबार में लाकर हाजिर किया। शहंशाह ने पड़ोसिन को घूरते हुए पूछा, क्या तुमने इस औरत के बेटे का कत्ल किया है? पड़ोसिन यह सुनकर सहम ही नहीं गई, घबरा भी गई और बोली, मेरे माई बाप, मैं अपराधी नहीं हूँ। मैंने इस औरत के पुत्र को नहीं मारा है। अवश्य कोई मेरा शत्रु है जिसने स्वयं इसके पुत्र की हत्या कर उसका शव मेरे बिस्तर पर रख दिया। शहंशाह ने बीरबल को हुक्म दिया कि वह अपनी सूझबूझ से इस मामले को सुलझाएं। बीरबल कत्ल के इस मामले को सुलझाने के लिए उस जगह गए जहां इन दोनों औरतों के घर थे। बीरबल को आसपास से मालूम हुआ कि जिस स्त्री के पुत्र की हत्या हुई है वह अपनी पड़ोसिन से अक्सर ही लड़ती झगड़ती रहती है। इसके साथ ही वह औरत बदमिजाज भी है, लेकिन पड़ोसिन बहुत ही सीधी सादी और चरित्रवान औरत है। इसके साथ ही बहुत निर्धन भी है। बीरबल इस मामले की पूरी छानबीन करने के बाद दरबार में लौट आए और पड़ोसिन से बोले, देखो, तुमने बच्चे की हत्या नहीं की है तो तुम इस भरे दरबार में अपने सारे वस्त्र उतार दो। पड़ोसिन यह सुनकर घबरा गई और कहने लगी, बादशाहों के बादशाह, आप मेरी जान ले सकते हैं, पर मुझसे भरे दरबार में कपड़े उतारने को न कहें। मेरे पास बस मेरी इज्जत ही तो है। बीरबल ने अब उस औरत की ओर देखा जिसके बच्चे का कत्ल हुआ था और आगे बढ़ते हुए बोले, देखो, अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे बच्चे का कत्ल पड़ोसिन ने ही किया है तो तुम भरे दरबार में निर्वस्त्र हो जाओ। उस औरत ने देखते ही देखते अपने बदन के सारे कपड़े उतारकर जमीन पर रख दिए। बीरबल अचानक ही मुस्कुरा पड़े और सैनिकों से कहा, इस निर्वस्त्र स्त्री को पेड़ से उल्टा लटका दो और उसके नीचे लाल मिर्च रखकर आग लगा दो। वास्तव में ही यह औरत बहुत ही क्रूर, कठोर तथा दुष्चरित्र है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अपने पुत्र का कत्ल भी इस दुष्ट और चरित्रहीन औरत ने ही किया है। अकबर बादशाह का भी खून गुस्से से उबल पड़ा और गुर्राती आवाज में बोले, यह औरत निहायत ही घटिया, जालिम है और इंसानों की बस्ती में रहने लायक नहीं है। हमारा हुक्म है कि इसे उम्र भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। बादशाह के फैसले से सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। शहंशाह ने बीरबल को शाबाशी दी और उनके इस बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य के लिए उनको ढेरों बधाइयां भी दीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर दरबार में आकर अभी बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक हत्या का मामला आ गया। बादशाह को बड़ा ही बुरा लगा कि आज की शुरुआत हत्या के मामले से ही हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है, इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अपराधी को मौका मिल गया। वह दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही बीरबल के घर पर पहुंच गया और दरबार के लिए तैयार हो रहे बीरबल के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूँ।
मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी तो मेरे परिजन आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। बीरबल यह सब सुनकर अवाक रह गए। अपराधी आगे बोला, हुजूर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तरफ से आप ही बहस करें। बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मामला दरबार में पेश हुआ। बादशाह अकबर ने अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपराधी आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ। वह धीरे धीरे चलकर बीरबल के नजदीक आया और बोला, हुजूर, लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में करवा दी। मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूंगा। यह सुनकर बीरबल बोले, हाँ, मुझे इस मामले में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। जहां पनाह तो तुम्हें निर्दोष समझकर छोड़ने जा रहे थे। मेरे बार बार समझाने पर उन्होंने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी, क्योंकि केवल मुझे पता है कि तुमने अपराध किया है और तुमने मेरे घर पर अपना अपराध कबूल भी किया है। हकीकत यही थी। अपराधी यह सुनकर हतप्रभ रह गया। वह माथा पीट कर रह गया कि बीरबल के सामने उसने अपना अपराध आखिर कबूल क्यों किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक बूढ़ी स्त्री अपनी विधवा बहू के साथ बीरबल से मिली। उसका बेटा सेना में था और कुछ रोज पहले ही एक लड़ाई में शहीद हो गया था। बुढ़िया उनसे हाथ जोड़कर बोली, सुना है कि शहंशाह अकबर आपकी बात मानते हैं। बेटे के शहीद हो जाने के बाद हम सास बहू बेसहारा हो गई हैं। हमारी कुछ मदद करें। बीरबल ने बुढ़िया को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, आप चिंता न करें, हमारे शहंशाह बड़े ही दयालु हैं। वे आपकी मदद जरूर ही करेंगे। मैं जैसा कहता हूँ बस वैसा ही आप करती जाएं। बीरबल के मुख से इतनी बातें सुनकर बुढ़िया अपने घर को लौट गई। दूसरे दिन वह बुढ़िया अपनी बहू को लेकर दरबार में हाजिर हुई। उसने शहंशाह अकबर से विनती की और अपने शहीद बेटे की तलवार भी उनके सामने रख दी। फिर बोली, शहंशाहों के शहंशाह, मेरे बेटे ने युद्ध से कभी मुंह नहीं मोड़ा। यह वही तलवार है जिससे उसने बहुत सारे युद्ध लड़े। इस तलवार को आप अपने शस्त्रागार में सम्मान के साथ रखें। बादशाह अकबर ने उस तलवार को ध्यान से देखा। वह तलवार बहुत पुरानी थी और उसमें जंग भी लगी थी। बादशाह ने मन ही मन सोचा, इस तलवार का क्या मोल। उन्होंने एक सैनिक को हुक्म दिया, यह तलवार इस स्त्री को दे दी जाए और सोने की 5 मोहरें भी। बीरबल को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह शहंशाह से बोले, जहां पनाह, क्या मैं इस तलवार को देख सकता हूँ? बादशाह के हाँ कहते ही बीरबल ने तलवार उठा ली और उसे ध्यान से देखा, फिर चुपचाप खड़े हो गए। शहंशाह अकबर ने बीरबल को देखते हुए पूछा, बीरबल, इस तलवार में ऐसी क्या बात है कि तुमने इसे इतने गौर से देखा और चुपचाप खड़े हो गए? बीरबल बोले, जहां पनाह, मुझे पूरा विश्वास था कि यह तलवार सोने की बन जाएगी। बादशाह अकबर आश्चर्य से बोले, क्या कह रहे हो? जंग लगी तलवार भला सोने की कैसे बन सकती है? बन सकती है जहां पनाह, बीरबल ने कहा। जंग लगी लोहे की तलवार सोने की कैसे बन सकती है? अपनी बात को पूरा करो, बीरबल, जहां पनाह ने सवाल कर दिया। बीरबल बड़े ही शांत भाव से बोले, जहां पनाह, पारस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा लोहे को सोना बना देता है। मैं तो यह सोचकर आश्चर्य में हूँ कि आपके हाथों में आने के बाद भी यह तलवार लोहे की ही बनी रही। शहंशाह अकबर ने अगले पल ही हुक्म दिया कि इस बूढ़ी औरत को तलवार के वजन के बराबर सोना दिया जाए। शहीद की विधवा और माँ दोनों ही अकबर और बीरबल को दुआएं देते हुए दरबार से बाहर चली गईं। किसी भी बात को ढंग से कहा जाए तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें।
4 बादशाह अकबर को बुढ़ापे में न जाने कैसे शराब की लत लग गई। रात में जब वह अपने नवरत्नों के साथ होते तो उनसे छिपकर थोड़ी सी पी लेते थे। एक रोज बीरबल ने बादशाह अकबर को शराब पीते हुए देख लिया। उस समय तो बीरबल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक रोज वह उस कमरे में पहुंच गए जहां बादशाह शराब रखते थे। बीरबल ने कमरे की चीजों को इधर उधर बिखेरकर शराब की बोतल को दुशाले से ढककर बगल में दबाया और धीरे से बाहर निकल गए। बादशाह अकबर ने बीरबल को कमरे से निकलते हुए देख लिया, लेकिन वह यह सोचकर शांत ही रहे कि बीरबल किसी काम से कमरे में गए होंगे। लेकिन फिर भी बादशाह को तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल अकबर बादशाह के सामने बगल में शराब की बोतल दबाए खड़े हुए। बादशाह ने बीरबल को गौर से देखते हुए पूछा, बीरबल तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल बोले, हुजूर क्या कह रहे हैं? कुछ भी तो नहीं है। बीरबल की बातों पर अकबर को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा वही सवाल कर दिया। बीरबल बोले, हुजूर मेरी बगल में तोता है। अकबर बादशाह बीरबल पर नाराज हो गए और थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, बीरबल यह मेरा हुक्म है, सच बोलो क्या है? बीरबल सिर झुकाकर बड़ी अदब से बोले, हुजूर घोड़ा है। बादशाह अकबर आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, बीरबल आज तुम कोई नशा तो करके नहीं आए हो? उल्टा पुल्टा क्या बक रहे हो? सच क्यों नहीं बोलते? बीरबल बेखौफ होकर बोले, हुजूर हाथी है। अकबर बादशाह भौहें चढ़ाते हुए बोले, बीरबल इस बदतमीजी की सजा क्या है? तुम्हें मालूम भी है। बोलो तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल बादशाह अकबर के क्रोध से बेखबर बोले, हुजूर गधा है। बादशाह अकबर बीरबल को दंडित भी तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह उनके नवरत्नों में से एक थे। वह शांत स्वर में बोले, बीरबल पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? क्या है तुम्हारी बगल में? बीरबल इस बार सच बोले, शराब है हुजूर। यह बोलकर बीरबल ने बगल से बोतल निकाली और बादशाह के सामने रख दी। बादशाह अकबर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन सोचा, अच्छा तो बीरबल भी शराब पीते हैं। यह सोचते हुए अकबर ने एक सेवक से कहा, बीरबल को आराम से घर पहुंचा देना। अकबर बादशाह के मन में यह बात थी कि बीरबल आज होश में नहीं है, उन्होंने अवश्य ही शराब पी है। बीरबल चुपचाप घर आ गए। शाम के समय जब नवरत्नों की महफिल जमी तो बीरबल भी महफिल में आ गए। बादशाह अकबर को बड़ा ही ताज्जुब हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है बीरबल? बीरबल चौंकते हुए बोले, हुजूर मेरी तबीयत को क्या हुआ था? अकबर बादशाह बोले, बीरबल तुम ठीक ठाक न होते तो क्या शराब की बोतल बगल में छिपाकर पूछने पर यह बोलते कि घोड़ा है, हाथी है, गधा है, तोता है। बीरबल तो मौके की ही तलाश में थे। बड़े ही शांत स्वर में बोले, हुजूर मैं उस समय न तो बेहोश था और न ही मदिरापान किया था, लेकिन जो कुछ भी बोला था वह बिल्कुल सच था। तुम होश में तो हो बीरबल? अकबर बादशाह ने बीरबल को देखते हुए पूछा। हुजूर गुस्सा न करें, पहली बार जब आपने पूछा कि बगल में क्या है तो मैंने कहा कुछ नहीं। हुजूर यह ठीक ही तो है, पहला प्याला पीने पर आदमी को कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु दूसरा प्याला पीते ही उसकी आवाज तुतलाने लगती है। मैंने आपके दोबारा पूछने पर इसीलिए तो कहा था तोता है। शराब का तीसरा प्याला गले से नीचे उतरते ही आदमी घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है, इसीलिए तीसरी बार पूछने पर मैंने कहा था घोड़ा है। चौथा प्याला गले से नीचे उतरते ही आदमी मतवाला हो जाता है, इसीलिए आपके चौथी बार पूछने पर मैंने कहा था बगल में हाथी है।
5वीं बार जब आपने पूछा कि बगल में क्या है, तब मेरा जवाब गधा था, क्योंकि 5वां प्याला हलक से उतरते ही आदमी गधा बन जाता है। जो चाहो उससे करवा लो, जो चाहो उस पर लाद दो या नाली में फेंक दो। 6वां प्याला हलक से उतरते ही आदमी अपना होश खो देता है। इसीलिए जब आपने 6वीं बार पूछा तो मैंने पूरी बोतल ही आपके सामने रख दी। अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर चतुर बीरबल को अकबर ने उठकर गले से लगा लिया। फिर वह उस कमरे में चले गए जहां उन्होंने शराब की बोतल रखी थी। बोतल वहां नहीं थी और कमरे की चीजें बिखरी हुई थीं। बादशाह अकबर को यह समझने में देर न लगी कि यह सब बीरबल का ही किया धरा है और उन्होंने मेरे भले के लिए ही इतना सब कुछ किया। इसके बाद तो अकबर बीरबल से और भी अधिक प्रभावित हुए और न सिर्फ उन्हें इनाम से नवाजा बल्कि बादशाह ने शराब पीनी भी छोड़ दी। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। 3 अपने सवालों के लिए प्रसिद्ध बादशाह अकबर दरबार आए तो बीरबल कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, बताओ 27 में से 9 गए तो क्या शेष रहा? दरबारी मन ही मन सोचने लगे कि बादशाह यह क्या पूछ रहे हैं। क्या हम लोग कोई बच्चे हैं कि इतना आसान सवाल हल नहीं कर सकेंगे? सभी दरबारियों ने एक ही जवाब दिया, हुजूर 27 में से 9 निकल जाने पर 18 बचे। यह तो सबको ही मालूम है। बादशाह मुस्कुराए, फिर बीरबल के आने का इंतजार करने लगे। इतने में बीरबल दरबार में आ खड़े हुए। शहंशाह ने उनसे भी यही सवाल कर दिया। बीरबल जवाब में बोले, हुजूर कुछ भी नहीं बचा। बीरबल का यह जवाब सुनकर सब आश्चर्य में पड़ गए। उनके जवाब से कोई भी संतुष्ट नहीं दिखा तो बीरबल आगे बोले, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। 27 नक्षत्र साल भर में होते हैं। इनमें से 9 नक्षत्रों को निकाल दिया जाए तो जो बचे उनसे तो इस संसार का कोई भला नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने कहा कि 27 में से 9 के चले जाने पर कुछ भी नहीं बचा। शहंशाह अकबर बीरबल का जवाब सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और इसके लिए उन्हें इनाम भी दिया। एक शाम बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारी दाई माँ का बेटा हमारा दूध भाई है, क्योंकि मैंने दाई माँ का दूध पिया है। क्या तुम्हारा भी कोई दूध भाई है? बीरबल बोले, जी जहांपना है। बादशाह ने चुटकी लेते हुए कहा, तो तुम उसे दरबार में क्यों नहीं लाते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, वह अभी नन्हा सा बच्चा है, दरबार में उसे नहीं ला सकता। शहंशाह अकबर बोले, छोटा है तो क्या हुआ, कल तुम उसे दरबार में ले आओ। अब बीरबल मना भी तो नहीं कर सकते थे। वह बोले, हुजूर मैं आपकी हुक्म का पालन करूंगा। घर आकर बीरबल ने गाय के बछड़े को खूब सजाया और दूसरे दिन उसे दरबार में लेकर पहुंच गए। अकबर हैरान होते हुए बोले, बीरबल यह क्या है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर यह मेरा दूध भाई है। बादशाह बोले, क्या बछड़ा तुम्हारा दूध भाई है? जवाब में बीरबल ने कहा, हाँ यही है। जिस गाय का मैं दूध रोज पीता हूँ, यह उसी गाय का बछड़ा है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बुद्धिमता पर खुश हो गए। जिसका हम खाते हैं उसका आदर करना चाहिए। एक बार बीरबल अपने किसी काम से काबुल गए। उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने वहां के बादशाह को शिकायत कर दी। काबुल के बादशाह के सैनिक बीरबल को दरबार में लेकर आए। काबुल के बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? बीरबल बोले, मैं एक मुसाफिर हूँ और देश विदेश की यात्रा करता रहता हूँ। काबुल के बादशाह ने कहा, तब तो तुम्हें देश विदेश के अनेक राजाओं के बारे में पता होगा। बताओ, तुमने कहीं हमारे जैसा बादशाह देखा है?
बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, आप तो पूनम के चांद है। आप जैसा अन्य बादशाह भला कौन हो सकता है। काबुल का बादशाह मन ही मन खुश होता हुआ बोला, हम पूनम के चांद हैं तो तुम्हारा बादशाह क्या है। बीरबल सीना तान कर बोले, हुजूर, हमारा शाहजहां तो दूज का चांद है। काबुल का बादशाह स्वयं को पूनम का चांद समझकर खुशी के मारे गदगद हो गया और बीरबल को छोड़ दिया और सादर अपने दरबार में बैठाया। दूसरे दिन बीरबल को वस्त्राभूषणों से नवाज कर विदा किया। बीरबल वहां से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्रों को यह बात बताएं सुनाई। यह बात एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए शाही दरबार तक भी पहुंच गई। बीरबल से जो दरबारी ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इस बात को नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर बादशाह को यह बात बड़ी ही बुरी लगी। अगले दिन बीरबल दरबार में पधारे तो शहंशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम क्या सुन रहे हैं। तुम काबुल गए थे, बताओ तुमने वहां के सुल्तान से क्या कहा है। बीरबल ने बादशाह सलामत को वहां की सारी बातें कह सुनाई। अकबर बादशाह नाराज होते हुए बोले, बीरबल, काबुल के बादशाह को पूनम के चांद की तरह बड़ा और हमें दूज के चांद की तरह छोटा बताकर तुमने हमारी बेइज्जती नहीं है की है। बीरबल सहज भाव से ही बोले, बादशाह सलामत, आप यह क्या कर रहे हैं। मैंने तो वहां आपका गुणगान ही किया है। पूनम का चांद कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे कोई भी महत्व नहीं देता और वह तो अगले दिन से घटने लगता है। पल पल घटने वाली चीज तो हर धर्म में अशुभ, तुच्छ और त्याज्य मानी जाती है। दूज का चांद चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़े आदर भाव के साथ उसका दर्शन करते हैं। मुस्लिम महीना दूज से ही शुरू होता है। हिंदू लोग दूज के चांद को शुभ मानकर उसी दिन शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। जहां पनाह, अब आप ही बोलिए कि काबुल के बादशाह को पूनम का चांद और आपको दूज का चांद कहकर मैंने किसकी प्रशंसा की है। बीरबल को बादशाह ने उठकर गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता है बीरबल, तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी प्रशंसा ही करोगे। बीरबल से जलने वाले दरबारियों का मुंह इतना सा हो गया और जो दरबारी बीरबल की पसंद करते थे वह तालियां पीटकर उनकी तारीफ करने लगे। बीरबल की यही तो विशेषता थी कि वह बहुत ही सोच समझकर बातें करते थे और मौका आने पर अपनी बात को सिद्ध करके दिखा भी दे देते थे। 6 रहस्यमय रत्न बहुत मजेदार कहानी। एक दिन अकबर का दरबार अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त था। दरबारियों के बीच हंसी ठिठोली चल रही थी। तभी अचानक एक अजनबी दरबार में प्रवेश करता है। उसके हाथ में एक चमकता हुआ रत्न था। उसने वह रत्न अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा, महाराज, यह रत्न बहुत कीमती है और इसमें असीम शक्तियां हैं। लेकिन इसे पाने के लिए आपको एक कठिन पहेली को हल करना होगा। अकबर ने रत्न को ध्यान से देखा और फिर बीरबल की ओर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, इस पहेली को हल करना तुम्हारा काम है। बीरबल ने उस अजनबी से पहेली के बारे में पूछा। अजनबी ने कहा, यह रत्न एक रहस्यमयी द्वीप पर छुपा हुआ है। उस द्वीप तक पहुंचने के लिए आपको 5 सुरागों को हल करना होगा। हर सुराग आपको अगले सुराग तक ले जाएगा। पहला सुराग। बीरबल ने तुरंत अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए पहला सुराग पढ़ा। पहले सुराग के लिए देखो उस स्थान को जहां सूरज की पहली किरण पड़ती है रोज सुबह को। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, यह तो हमारे महल की पूर्वी दीवार हो सकती है। अकबर ने अपनी सहमति दी और दोनों पूर्वी दीवार की ओर बढ़े। वहां एक छोटी सी मूरत पर कुछ लिखा हुआ था।
दूसरे सुराग को पाओगे वहां जहां जल के बिना जीवन नहीं। दूसरा सुराग। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, यह तो हमारे महल का बाग हो सकता है जहां फव्वारे हैं। अकबर और बीरबल बाग की ओर बढ़े और वहां एक फव्वारे के नीचे एक छोटा सा बक्सा पाया। उसमें दूसरा सुराग था। तीसरे सुराग के लिए देखो उस जगह है जहां ज्ञान का दीपक जलता है। तीसरा सुराग। बीरबल ने फिर से सोचा और कहा, यह तो हमारी महल की लाइब्रेरी हो सकती है। लाइब्रेरी में पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक पुरानी पुस्तक के बीच एक कागज का टुकड़ा रखा हुआ था। उस पर लिखा था, चौथे सुराग के लिए जाओ उस स्थान पर जहां गीत संगीत की धारा बहती है। चौथा सुराग। बीरबल ने सुझाव दिया, यह तो हमारा दरबार का संगीत कक्ष हो सकता है। संगीत कक्ष में पहुंचने पर उन्होंने एक सितार के नीचे चौथा सुराग पाया। वह था, अंतिम सुराग मिलेगा वहां जहां हमारी रक्षा के लिए धीरज से खड़ा है प्रहरी। अंतिम सुराग। बीरबल ने कहा, यह तो महल का मुख्य द्वार हो सकता है जहां हमारे प्रहरी खड़े रहते हैं। मुख्य द्वार पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक पत्थर के नीचे कुछ लिखा हुआ था। वह अंतिम सुराग था। रहस्यमयी द्वीप तक पहुंचने के लिए सभी सुराग मिलाकर दिशा का अंदाज करो। रहस्यमयी द्वीप की खोज। बीरबल ने सभी सुरागों को ध्यान से पढ़ा और उनका मिलान किया। उन्होंने पाया कि सुराग महल के चारों ओर एक गोलाई में थे। इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि रहस्यमयी द्वीप यमुना नदी के पास हो सकता है। अकबर और बीरबल ने नाव ली और यमुना नदी के किनारे खोज शुरू की। कुछ समय बाद उन्होंने एक छोटी सी द्वीप देखी जो घने पेड़ों से घिरी हुई थी। वहां पहुंचकर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वही रत्न वहां रखा हुआ था। विजय और सिख। बीरबल ने रत्न उठाया और अकबर की ओर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हमने पहेली हल कर ली है। अकबर ने हंसी के साथ कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई सानी नहीं। तुमने इस कठिन पहेली को भी हल कर लिया। अजनबी, जो अब तक छुपकर देख रहा था, बाहर आया और बोला, महाराज, बीरबल ने सचमुच इस पहेली को हल कर दिया। अब यह रत्न आपकी संपत्ति है। अकबर ने रत्न को गौर से देखा और फिर उसे वापस अजनबी को देते हुए कहा, यह रत्न तुम्हारे पास ही सुरक्षित है। हमारी असली दौलत हमारे दरबारी और उनके ज्ञान है। इस घटना ने दरबारियों को यह सिखाया कि सच्ची दौलत भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि ज्ञान और समझ में है। बीरबल की प्रशंसा। दरबार में लौटने के बाद अकबर ने बीरबल की खुले दिल से प्रशंसा की और उसे एक कीमती उपहार दिया। बीरबल ने विनम्रता से उसे स्वीकार किया और कहा, महाराज, यह सब आपकी कृपा और विश्वास का फल है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और हिम्मत ने हमें एक नया दृष्टिकोण दिया है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह रोमांचक और मजेदार कहानी समाप्त हुई, जिसमें उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और साहस का प्रदर्शन किया और दरबार को एक नई सीख दी। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, दिल्ली नगर में एक महाकंजूस धनवान रहता था। दोस्तों, एक दिन एक कवि अपनी कविता बनाकर उसके पास ले गया। कवि का अभिप्राय था उस धनाढ्य को प्रसन्न कर उससे कुछ धन उपार्जन करना, परंतु उसकी सूरत देखते ही सुमड़े का मन पलटा खा गया। उसने अपने मन में कहा, यह कवि मुझे अपनी कविता सुनाकर मुझसे धन ठगने आया है, परंतु इसने मुझे पहचानने में बड़ी भूल की है। अच्छी बात है, जिस तरह यह कविता से मुझे प्रसन्न करना चाहता है,
उसी भांति मैं भी अपनी मीठी 2 बातों से इसे प्रसन्न कर कोरा लौटाऊंगा। ऐसी युक्ति सोचकर वह धनाढ्य बोला, कविवर, आपकी कविता तो बड़ी ही उत्कृष्ट है। इसका शब्दालंकार और अनुप्रास का जमक बड़ा ही उत्तम है। मैं अपनी जबान से अधिक क्या कहूँ, इसकी जहाँ तक विशेषता दिखलाई जाए सब थोड़ी है। कृपा कर आप दूसरे दिन फिर मुझसे मिलिएगा, मैं आपको प्रसन्न कर दूंगा। उसके ऐसे प्रशंसनीय वाक्यों को सुनकर कवि फूला न समाया और तत्क्षण वहां से विदा हुआ। दूसरे दिन ठीक उसी समय कवि धनाढ्य के पास गया। चाक छिपाने के लिए धनाढ्य उसे देखकर अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली। वह घंटों उससे पुरस्कार पाने की प्रतीक्षा में बैठा रहा। अंत में कोई अर्थ न निकलते देख सेठ के आगे जा खड़ा हुआ। सेठ ने पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो और मेरे यहाँ क्यों आए हो? सेठ ने इस रुखाई से बात किया मानो उसकी उस कवि से कभी का परिचय ही नहीं था। बेचारा कवि बहुत चकराया और मन ही मन देवता पितर मनाकर आयोजन नहीं किया गया था और लोग तो अपने घर से भोजन करके आए ही थे। बेचारा कंजूस ही भूखा तड़प रहा था। बहुत देर तक इस आशा में था कि अब भोजन की बारी आती है। शायद भोजन की तैयारी में कुछ कमी पड़ गई हो जिससे इतना विलंब हो रहा है। जो कुछ था सो था ही। धीरे 2 दिन ढलने लगा, फिर भी किसी ने कंजूस की सुधि न ली। तब वह बोला, क्यों भाई, अब भोजन में कितनी देर है, शीघ्रता करो। कवि का मित्र बोला, कैसी शीघ्रता श्रीमान जी? सुमड़े ने कहा, क्या आपने मुझे आज के लिए निमंत्रण नहीं दिया था क्या? तब तक बीरबल बोल उठा, सो तो आपने ठीक कहा है, परंतु यह बात केवल आपको प्रसन्न करने के लिए कही गई थी, नहीं तो भला इतनी देर क्यों कर होती? हम लोग तो कभी के भोजन कर चुके हैं। ऐसी कोरी चापलूसी से सुमड़े का मुख लाल हो गया और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें चढ़ाकर बोला, तुम लोग बड़े उच्छृंखल जान पड़ते हो, जो किसी को निमंत्रण देकर बुलाना और फिर उसकी हंसी करना। इसी प्रकार की अनेक बातें कह कहकर वह कंजूस कमर कसकर लड़ने पर आमादा हो गया। बीरबल ने देखा कि अब बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, इसलिए बीच बिचाव के अभिप्राय से बोला, आप तो एक उच्च कोटि के रईस हैं, फिर आपको यह विचार पहले ही आना चाहिए था। क्या आपने इस कवि को ठट्टबाजी में नहीं टाला था? क्या आपके उस मनोरंजन से इसको कष्ट नहीं हुआ था? अकबर बीरबल विनोद सुमड़े ने कहा, ठोक ठोक बतलावो वह कौन सा कवि है और आप कौन हैं? बीरबल बोला, मैं बीरबल हूँ। अब भलाई की बात यह है कि इसी समय इस कवि की राजी करो, नहीं तो कानूनन तुम्हें दंड दिया जाएगा। बेचारा सुमड़ा बीरबल के नाम से डर गया और तुरंत अपने कहे के अनुसार रुपए देकर कवि को प्रसन्न कर दिया। किसी ने ठीक कहा है, सीधे अंगुली घी नहीं निकलता। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, एक सौदागर अपनी सुंदर पत्नी के साथ अपने एक रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में उन्हें एक किसान मिल गया। किसान अपनी बैलगाड़ी पर था। सौदागर की सुंदर पत्नी को देखते ही किसान का ईमान डोल गया। वह सौदागर से बोला, लाला जी, आपको किस गांव में जाना है? सौदागर ने गांव का नाम जैसे ही बताया, किसान झट से बोल पड़ा, मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ। आप ऐसा करें, अपनी पत्नी को मेरी गाड़ी में बैठा दीजिए। सौदागर ने बिना सोचे समझे ही अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठा दिया और खुद पैदल ही चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद किसान ने बैलों को पीटना शुरू कर दिया। बैल तेज तेज चलने लगे। सौदागर भी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। किसान तो उसकी पत्नी पर लट्टू था। उसने उसे तरह तरह के सब्जबाग दिखाने शुरू कर दिए और उसे अपने पक्ष में कर लिया। जब गांव आ गया तब सौदागर ने किसान को आवाज देकर कहा, भैया गाड़ी रोको, हमें जिस गांव में जाना है वह गांव आ गया। मेरी पत्नी को यहीं पर गाड़ी से उतार दो। किसान बोला, मेरा गांव तो अभी आगे है और यह तुम्हारी पत्नी नहीं है, यह तो मेरी पत्नी है। सौदागर किसान की बातें सुनकर अवाक रह गया
और दौड़कर गाड़ी के पास आ गया। फिर वह चिल्लाने लगा, यह धूर्त किसान मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा है और उसे गाड़ी से उतरने नहीं दे रहा है। सौदागर की बातें सुनकर कुछ लोग वहां आकर खड़े हो गए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल सका। दोनों आपस में बहस करते हुए शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर बादशाह ने उन दोनों की बातें सुनने के बाद बीरबल को हुक्म दिया कि वह इस मामले को सुलझाएं। बीरबल ने वादी प्रतिवादी दोनों को गौर से देखा, फिर गाड़ी में बैठी उस औरत को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, आखिर मामला क्या है, सच सच बताओ। वह औरत कुछ नहीं बोली। बीरबल कुछ देर तक खामोश रहे, फिर उस महिला को स्याही की दवात दी और कहा, इसमें पानी भर कर ले आओ। औरत कुछ समझ न सकी, दवात में पानी भरकर झट से आ गई। बीरबल ने दवात से स्याही निकाली और कुछ शब्द लिखकर देखे। स्याही में पानी की मात्रा सही थी। बीरबल ने सौदागर से कहा, तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो, यह तुम्हारी ही पत्नी है। किसान को झूठ बोलने और दूसरे की पत्नी को हड़पने की कोशिश करने के अपराध में सजा मिलेगी। शहंशाह आश्चर्य करते हुए बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे जान लिया कि यह औरत सौदागर की ही पत्नी है? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने उस महिला से दवात में पानी भरने को कहा। वह महिला दवात में उतना ही पानी भर कर लाई जितना पानी स्याही के लिए उपयुक्त था। इससे मैंने अनुमान लगा लिया कि यह किसान की नहीं, सौदागर की पत्नी है, क्योंकि सौदागर हिसाब लिखते समय कभी कभी उससे स्याही में पानी अवश्य ही डलवाता होगा। बीरबल के इस तर्कपूर्ण विचार को सुनकर अकबर बादशाह बहुत ही खुश हुए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।